मॉर्निंग। यहाँ पर देख सकते हैं आप अध्याय नंबर 2 है और जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। इसका जो है पूरा करेंगे रिवीजन। क्लियर है? और ये रिवीजन क्लास है। आप देख सकते हैं पहला रासायनिक यौगिक। तो जितने भी रासायनिक यौगिक होते हैं उन सारे रासायनिक यौगिक को रासायनिक गुणों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कौन सा है? अम्ल, क्षार और लवण। पहला पॉइंट क्लियर है? सभी प्रकार के रासायनिक यौगिक को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन से? अम्ल, क्षार, लवण। और वो भी रासायनिक गुणों के आधार पर। अब देखते हैं एक एक के बारे में देखते हैं। अम्ल, आप देख सकते हैं यहाँ पर अम्ल। अम्ल क्या होता है? अम्ल को बोलते हैं एसिड। तो देखिए अम्ल वो होता है जो कि खट्टा होता है। एक सिंपल सा ऐसे समझो, अम्ल वो होता है जो कि स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल क्या होता है? जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अम्ल क्या करते हैं? जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। और अम्ल का जो pH मान होता है वो क्या होता है? 7 से कम होता है। याद रखना, अम्ल का pH मान क्या होता है? 7 से कम होता है। और इसके बाद में जैसे नींबू, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल या साइट्रस अम्ल होता है। क्लियर है? साइट्रस अम्ल होता है और इसलिए नींबू खट्टा होता है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं अम्ल के विभिन्न उदाहरण देख सकते हैं, है ना। एक और अम्ल की परिभाषा होती है, उसको उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे HCl, तो एक वैज्ञानिक थे आर्हीनियस। कौन थे? आर्हीनियस। तो आर्हीनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं HCl अम्ल है। जब HCl का जलीय विलयन बनाएंगे तब ये H+ और +Cl- यानी कि हाइड्रोजन आयन इन्होंने दिया। क्लियर? ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। मतलब HCl से H+Cl- और H++Cl- से हम HCl प्राप्त कर सकते हैं। मतलब दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। क्लियर? दूसरा आपका आपने देखा H2SO4 है। तो H2SO4 को जब ब्रेक करेंगे तब ये क्या बनेगा? जलीय विलयन में कैसा कैसा आयन देगा? 2H+ आयन और +SO4-। क्लियर है? लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, SO4 एक माइनस नहीं होगा, SO4 होगा। इसके लिए आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा बच्चा। SO4 सल्फेट पर 2 नेगेटिव आयन होता है, SO4-। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है। आगे यहाँ पर देखिएगा HCl, जब अच्छा जलीय विलयन को AQ से रिप्रेजेंट करते हैं। जलीय विलयन को किससे? AQ से, एक को सॉल्यूशन। तो जलीय विलयन का जो सिंबल होता है AQ। जलीय विलयन को जब ब्रेक करते हैं तब ये H+ और प्लस जो है Cl-, यानी जलीय विलयन में H+ आयन देगा और जलीय विलयन में Cl- आयन देगा। इसी तरह आप ये हर जगह लिख सकते हैं। HCl में भी ये AQ जो सबके साथ है लिखना है आपको। क्लियर है? बताइए अम्ल का समझ में एक मोटा मोटा समझ में आया। अब यहाँ पर बात करते हैं क्षार का। क्लियर है? अच्छा एक बार आप लोग बताएंगे, चलिए बताइए जल्दी से। अम्ल क्या होता है? खट्टा, स्वाद में खट्टा। नीले लिटमस पेपर को pH मान 7 से कम। नींबू कौन सा अम्ल है? साइट्रिक अम्ल। ऐसे हर पदार्थ में जो खट्टा होता है उन सब में कोई ना कोई अम्ल होता है। आर्हीनियस के अनुसार अम्ल वही होता है जो कि जलीय विलयन में क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। बोलो क्लियर है इतना? आपने एग्जांपल देखा HCl, H2SO4, SC और HCl। यहाँ पर HNO3 आप कर दीजिएगा, है ना। नाइट्रिक अम्ल, उसको भी आप ब्रेक करके दिखा सकते हैं। HNO3 H+ और NO3-। क्लियर है? अभी समझ पाए इतना? अब इसके बाद में क्षार की बात करते हैं। क्षार देखिए, क्षार जो होता है स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है, तीखा होता है, बिटर होता है। क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, उसका उल्टा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्षार जलीय विलयन में कैसा आयन देते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं। क्षार का pH मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। और क्षार के उदाहरण क्या है? तो NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक पोटास भी कहते हैं। CaOH का होल ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको चूने का पानी भी कहते हैं।
और NH4OH का मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जब इनका जलीय विलयन बनाया जाएगा तब आर्हीनियस के अनुसार क्षार वो होते हैं जो कि जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। आप देख सकते हैं NaOH को जब ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, Na प्लस और OH माइनस हो जाएगा। क्लियर है बच्चा। इसी तरह KOH को जब ब्रेक करेंगे तब क्या हो जाएगा, K प्लस और OH माइनस हो जाएगा। क्लियर है ना। अच्छा, बेरियम हाइड्रोक्साइड को जब ब्रेक करेंगे तब Ba2 प्लस, यानी बेरियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और प्लस 2OH माइनस हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, एक यहाँ पर गलती हुआ है उसको मैं करेक्ट कर भी दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। एक मिनट बच्चा, देखिए आप यहाँ पर ये चूंकि SO4 और यहाँ डबल नेगेटिव चार्ज होगा, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। SO4 के बाद में क्या होगा, डबल नेगेटिव चार्ज होगा। इसको मैं मिटाऊंगा नहीं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। क्लियर है, याद रखिएगा SO4 पर डबल नेगेटिव चार्ज होता है। यहीं से आपका फॉर्मूला भी बनता है। जैसे ये H प्लस होता है ना, तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, इसकी संयोजकता 2 है, तो पहले की संयोजकता दूसरे के साथ, तो H2 का मतलब क्या बनेगा, फिर H2 हो गया। SO4 दूसरे की संयोजकता पहले के साथ, एक कभी लिखी नहीं जाती है, तो H2SO4। अब समझ में है H2SO4 कैसे बनता है। अगर आपको आयन ही आप गलत कर देंगे तो पूरा उल्टा हो जाएगा। क्लियर है, तो इसके लिए सॉरी। खैर अभी समझ में आ गया ना। अब चलिए फिर आगे चलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर साल्ट यानी कि लवण। अब ये क्या होता है, जनरली जो ना तो H प्लस आयन देते हैं और ना ही OH माइनस आयन देते हैं। H प्लस देते हैं बच्चा, लेते हैं नहीं रहेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। क्लियर है ना। तो इसको तो आप करेक्शन इतना तो कर ही सकते हैं, पता रहेगा ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए, साल्ट वो होता है जो कि ना तो H प्लस आयन, अब H प्लस आयन का मतलब क्या होता है, तो देखिए H प्लस आयन का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। H प्लस आयन का मतलब क्या होता है, तो H प्लस आयन का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन, ध्यान देना। और यहाँ OH माइनस आयन देते हैं रहेगा, जो ना तो जलीय विलयन में ना तो H प्लस आयन देते हैं और ना ही OH माइनस आयन देते हैं। क्लियर है। और OH माइनस आयन का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा हाइड्रोक्सिल आयन। इसका मतलब क्या होगा, हाइड्रोक्सिल होगा, HYDROXILE। क्लियर है, हाइड्रोक्सिल आयन, या हिंदी में आप हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्साइड आयन भी बोल सकते हैं। ओके बच्चा, इतना क्लियर है। अब इसको पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको मिटा दिया जाए फिर आगे चलते हैं। चलिए अभी इतना क्लियर है। अब बच्चा देखिए दूसरा, अम्ल और क्षारक की उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन। उदासीनीकरण को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। तो अम्ल और क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस जो होता है वही कहलाता है लवण। जल प्राप्त होता है लेकिन जल के साथ एक ठोस प्राप्त होता है और वो साल्ट कहलाता है। बताइए क्लियर है ना। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पर क्षार और अम्ल, जब क्षार और अम्ल अभिक्रिया करता है तब वहां पर बनता है जल, लेकिन जल के साथ एक ठोस रूप में बनता है, उसी को कह दिया जाता है लवण। और इस क्रिया को चूंकि अम्ल और क्षार जब परस्पर क्रिया करता है तो ना तो अम्ल का प्रभाव रहता है ना ही क्षार का प्रभाव रहता है, दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं। इसलिए इस प्रकार की क्रिया को, अभिक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन, दोनों उदासीन हो जाते हैं, इसलिए उदासीनीकरण कहते हैं। आप देख सकते हैं NaOH क्षार है, HCl अम्ल है, जब दोनों ने अभिक्रिया किया तब क्या बना, NaCl और प्लस H2O। इसी तरह अगर NaCl को यानी कि आप नमक को पानी में घोलते हैं तब ये अपने आयनों में ब्रेक हो जाता है। और आप देख सकते हैं जब ये अपने आयनों में ब्रेक हुआ जलीय विलयन बनाने पर Na प्लस सोडियम आयन Cl माइनस आयन, तब यहाँ ना तो H प्लस आयन है और ना ही OH माइनस आयन, तो ये क्या होगा, साल्ट ही है। कंफर्म हो गया ना। क्लियर है। अब यहाँ पर आर्हीनियस वैज्ञानिक थे बच्चा, उन्होंने क्या कहा, आर्हीनियस के अनुसार इन्होंने सन 1884 में अपना आयनन सिद्धांत दिया। आयनन सिद्धांत के अनुसार इन्होंने कहा अगर किसी पदार्थ को पानी में घोलते हैं तो क्या होता है, अपने आयनों में ब्रेक हो जाता है। कुछ होते हैं नॉर्मली अपने आयनों में ब्रेक हो जाता है, जैसे नमक बिना गर्म किए हुए, बिना कुछ किए हुए
पानी में, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं उसको हीट करना पड़ता है, बाह्य कारक अप्लाई करना पड़ता है, तब वो अपने, जैसे जल, जब जल को आप ब्रेक करोगे तो जल तुरंत अपने आयनों में नहीं ब्रेक होगा, उसको जल को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जल H+ और OH- आयन में या H2+ O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में तब ब्रेक होगा। क्लियर है बच्चा? इतना समझ पाए ना? हाँ, तो यहाँ पर जैसे देखिए HCl, ये जब HCl को जल में घोलेंगे तो जलीय विलयन में ये H+ और Cl- आयन देगा। तो यहाँ से इन्होंने, अर्हीनियस ने एक अम्ल और क्षार को डिफाइन भी किया है, और वो क्या है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं HNO3 एक अम्ल है, जब HNO3 को जल में ब्रेक करेंगे तो H+ और NO3- H+ का मतलब हाइड्रोजन आयन, NO3- का मतलब नाइट्रेट आयन में ब्रेक होगा। ओके, इसी तरह H2SO4 को जब ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 2H+ और SO4- भाई यहाँ पर डबल नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर SO4- होगा, है ना, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर 2 बार रहेगा, माइनस, क्योंकि SO4 ये सल्फेट आयन है। सॉरी इसके लिए, एक्चुअली एक बच्चे ने इसको लिखा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन की वजह से गलती हो गया है, इसके लिए सॉरी। लेकिन आप लोग आई होप क्लियर हो गया, इतना सारा क्लियर है ना? अब इसके बाद हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट आप देख सकते हैं अम्ल क्या होता है। तो देखिए, अम्ल 2 प्रकार का होता है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। सिंपल सा, देखिए एकदम बहुत अच्छे तरीके से है नोट्स, अगर आप समझ पा रहे होंगे तो नोट्स का वैल्यू भी यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि नोट्स कितना इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, अम्ल 2 प्रकार का है, एक है प्रबल अम्ल, एक है दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल वो होता है जो पूर्णतया जल में आयनित होकर H+ आयन देता है, और दुर्बल अम्ल कौन है, जो आंशिक रूप से आयनित हो, मतलब जल में पूरी तरह से आयन के फॉर्म में ना आ पाए, वो होता है दुर्बल अम्ल। अब प्रबल अम्ल में आता है 3 प्रकार का अम्ल, है ना, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और तीसरा है नाइट्रिक अम्ल HNO3। याद रखना, ये जो H2SO4 है ये रसायनों का राजा है, गंधक का अम्ल भी कहते हैं। HCl को पेट का अम्ल कहते हैं, पेट में पाया जाता है। HNO3 को नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, रासायनिक नाम है हाइड्रोजन नाइट्रेट है। क्लियर है ना? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दुर्बल अम्ल क्या होता है, जो जल में आंशिक रूप से आयनित हो, पूरी तरह से आयनित ना हो। जैसे इसमें कौन आता है, CH3COOH, सिरका। क्लियर है? तो सिरका है। अब सिरके का जो रासायनिक नाम होता है एसिटिक अम्ल होता है। आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे सिरके का जो है IUPAC नाम क्या होगा, है ना, लेकिन अभी एक रफली समझ रहे हैं। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर है, और अब देखिए यहाँ पर क्षार क्या होता है बच्चा? क्षार 2 प्रकार का होता है, प्रबल क्षार, पहले हम लोगों ने देखा अम्ल क्षार, लवण क्या है। अब तीनों के प्रकार की बात कर रहे हैं कि तीनों कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रबल क्षार क्या होता है, जो पूर्णतया आयनित हो जाए और OH- आयन यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन दे, उसे कहते हैं प्रबल क्षार। अब प्रबल क्षार में कौन है, NaOH रहेगा बच्चा, NaHO नहीं रहेगा। तो भाई इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या रहेगा, NaOH का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड रहेगा। क्लियर? सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं, और KOH, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग, KOH जिसको कास्टिक पोटास कहते हैं। क्लियर है? अब आते हैं दुर्बल अम्ल में। क्लियर है? अब देखिए दुर्बल क्षार क्या होता है, एक मिनट बच्चा, दुर्बल क्षार क्या होता है, जो आंशिक रूप से जल में आयनित हो जाए या आयनित हो जाता है, आयनित होता है, दुर्बल क्षार कहलाता है। जैसे NH4OH, अमोनियम डाई हाइड्रोक्साइड। अब इसको केवल सॉरी डाई नहीं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी भाई देखो क्या पढ़ रहा हूँ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये क्या है, ये दुर्बल क्षार है। अब यहाँ पर इसी तरह हम बात करते हैं साल्ट की। तो जो साल्ट होता है वो 6 प्रकार का होता है ना। एक ऐसा साल्ट जो अम्ल और क्षार के पूर्ण उदासीनीकरण के पश्चात बनता है। ठीक है? जैसे आप देख सकते हैं NaCl, आपने बनाया भी था,
KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट और Na2SO4 सोडियम सल्फेट। क्लियर है। अब यहां पर देखिए NaOH यानी कि ये क्या है, आपका क्षार है जिसका नाम है कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। HCl ये अम्ल है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिक्रिया कराई जाती है तो उदासीनीकरण के फलस्वरूप ये बन जाता है NaCl, जो कि सोडियम क्लोराइड नाम का साधारण लवण होता है और प्लस H2O जल बनता है। क्लियर है। अब इसके बाद में देखिएगा कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास में KOH है ना, जो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। इसके साथ आपने कोई भी आप अम्ल ले सकते हैं, है ना। हमने दूसरी बार अम्ल ले लिया HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल। अब जब क्रिया कराया गया तो क्या बना, पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बना बच्चा, पोटेशियम नाइट्रेट। अब यहां पर आपको ये गलत लिखा है। क्लियर है। ये जो KNO3 बना ये आपका अम्ल नहीं बना, ये आपका साल्ट बना। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है, लिखूं या याद रहेगा आप लोग को, इसका नाम है पोटेशियम, है ना, पोटेशियम और नाइट्रेट। क्या लिख रहा हूं भाई, इतना गंदा लिखा है, पता क्या, पोटेशियम नाइट्रेट है। क्लियर है। तो ये आपका बना। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं, एक मिनट बच्चा, ये आपके पास आ गया। देखिए नेक्स्ट है आपका अम्लीय, यानी कि ये दूसरा है। पहला समझ में है सबको, साधारण नमक क्या होता है, जो अम्ल और क्षार के पूर्ण उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। लेकिन अब अम्लीय लवण क्या है, तो ऐसे लवण जो किसी अम्ल में से कुछ H+ आयन के विस्थापन से बनते हैं। तो ऐसे लवण जो कि किसी अम्ल और क्षार से जब बनते हैं तो उसमें अम्ल कौन सा होना चाहिए, प्रबल अम्ल। तो ऐसे साल्ट जो कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के दुर्बल क्षार के उदासीनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, तो उसमें H+ आयन कुछ जो है विस्थापन रह जाते हैं, अम्ल का अंश पाया जाता है। उसे क्या कहते हैं, अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला अम्ल लिया गया H2SO4, इसके साथ क्षार लिया गया NaHSO4 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन। नमस्ते बच्चे, नमस्ते। यहाँ पर देखें H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, से सल्फ्यूरिक अम्ल से बनाया जाता है NaHSO4। अब सोचो कैसे बनाया जाता होगा, बताऊं क्या, देखिए कैसे बनाया जाता है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल में जब क्रिया कराया जाता है NaOH का, किसे क्रिया कराया जाता है, NaOH का, तो सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन कौन है, आप कहोगे H+ है। क्या है, H+। और इसमें कौन है, इसमें Na है। नेगेटिव कौन है, OH। तो यहां जब क्रिया करता, अच्छा इसमें पॉजिटिव आयन कौन है, Na है, तो Na लिखा गया। और Na के साथ किसको लेना चाहिए, SO4। लेकिन यहाँ SO4 ना लेकर यहां पर लिया जाता है HSO4। हाइड्रोजन 3 बार है, हाइड्रोजन 3 बार है ना, समझ पाए, हाइड्रोजन कितनी बार है, 3 बार। हमने, अरे भाई देखो, 2 बार का यहाँ, 1 बार का यहाँ, हाइड्रोजन कुल कितनी बार हो गया, 3 बार ना। हमने कितनी बार लिया, 1 बार लिया, 1 बार लिया। हाइड्रोजन 2 बार बचा, तो प्लस में यहाँ H2 ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन तो बचा है वो ना, तो H2O। बताइए अब इस हाइड्रोजन को कहां रखा जाए, अकेले तो रख नहीं सकते हैं। तो यहां पर यानी कि जब H2SO4 के साथ जो कि अम्ल है, इसके साथ जब क्रिया कराएगा किससे, NaOH का, है ना, तब जो पदार्थ बना, देखिए जल के साथ एक ठोस पदार्थ बनता है, वही ठोस पदार्थ अम्ल होता है। तो ठोस पदार्थ क्या बना, NaHSO4। अब NaHSO4 में H+ आयन रह गया कि नहीं, अगर H+ आयन है तो इस पदार्थ का टेस्ट कुछ अम्लीय जैसा होगा, साल्ट तो होगा लेकिन कुछ कैसा होगा, अम्लीय जैसा। इसलिए इसको कहा गया अम्लीय लवण कहा गया। समझ में आया असली कहानी इसके पीछे की, ये क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं, इसके बाद हम लोग अब आगे चलते हैं। इसी तरह क्षारीय लवण, अच्छा यहाँ कुछ दिया गया और दिया गया, जैसे H2SO4 से, एक मिनट इसको मैं मिटा ही देता हूं पहले,
भाई इसको मिटाते हैं और ये हो गया गैप। अब इसी तरह से आप देख सकते हैं दूसरा जो है, अब तो समझ में आ गया ना, अब आप खुद कर सकते हैं। H2CO3 से क्या बनाया गया, NaHCO3 बनाया जाता है। इसी तरह H3PO4 जो कि फास्फोरिक अम्ल है, हाँ फास्फोरिक अम्ल है, फास्फोरिक अम्ल से दो चीज बनाया जाता है, एक तो Na2HPO4 और दूसरा बनाया जाता है Na2H2PO4। इसी तरह H2CO3 एक कार्बोनिक अम्ल है, इससे कौन सा साल्ट बनाया जाता है, NaHCO3 बनाया जाता है। क्लियर है। अब थोड़ा सा आप लोग भी मेहनत करिए, आपके लिए कुछ मेहनत करने के लिए बचा है। जैसे NaHCO3 का नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वैसे पता करो Na2HPO4 का नाम क्या है, Na2H2PO4 का नाम क्या है। क्लियर है। आप खोजो, कुछ तो मेहनत करो ना, नहीं आएगा तो आप कमेंट करो, मैं बताऊंगा। आगे देखिए, यहां पर बेसिक साल्ट क्या होता है। अब अगला जो क्षारीय लवण है, 5-6 प्रकार का बताया था ना, 2 हो गया अब क्षारीय लवण। अब सेम समझ गए ना। तो जब किसी लवण जिनमें विस्थापनीय OH माइनस होते हैं, मतलब ऐसे लवण जिसमें OH भी आ जाता है, वो क्या होता है, क्षारकीय लवण कहलाता है। जैसे देखिए FeOH का होल थ्राइस यानी कि फेरिक हाइड्रोक्साइड से बनता है FeOH का होल ट्वाइस Cl। इसी तरह है ना। अब जब इनको हम ब्रेक करेंगे, FeOH का होल ट्वाइस प्लस Cl का जलीय विलयन बनाएंगे, तब Fe प्लस प्लस Cl माइनस OH माइनस, ऐसा। अब चूंकि यहाँ OH का अंश दिख रहा है, इसलिए इसमें चूंकि क्षार की मात्रा है, ऐसा लवण है जिसमें अम्ल नहीं है, क्षार का कुछ अंश रह गया है, तो मतलब इसे क्या अम्लीय कहेंगे, नहीं, इसे क्षारकीय कहेंगे। समझ पाए। अब इसी तरह H2SO4 को, अब यहाँ एग्जांपल भी दिखाया गया, देखिए H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल को किससे क्रिया कराया गया है, KOH से कराया गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। जब ये रिएक्शन हुआ तब ये बना K2SO4 प्लस 2H2O। यहाँ देखिए पूर्ण उदासीन हो गया, यहाँ क्या है, पूरी तरह से यहाँ कोई OH का अंश आया, इसमें नहीं आया। अगर हम पूछें क्या K2SO4 ये साधारण नमक है, साधारण लवण है, क्षारीय है या अम्लीय है, कौन सा है, तो आप बताओगे ये तो साधारण है। अम्लीय होता तो H प्लस की मात्रा रहती, क्षारीय होता तो क्या छिपा रहता, OH छिपा रहता है, यहाँ तो कुछ नहीं, मतलब ये साधारण है। समझ पाए इतना, क्लियर है। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आप नेक्स्ट देख सकते हैं, कहाँ गए, ये है द्विक लवण डबल साल्ट, तो भाई नाम से क्लियर है। वे दो सरल साल्ट को जब मिलाया जाता है तो दो सरल साल्ट के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से जब जो भी साल्ट प्राप्त किया जाता है उसे द्विक लवण कहते हैं। मतलब दो साल्ट ले लो और दोनों का जलीय विलयन बना दो, मतलब दो साल्ट लो, पहले मिलाओ और मिलाने के बाद पानी को उड़ाओ, जो बचा उसको ही द्विक लवण बताओ। क्लियर है ना, बस हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ K2SO4 एक ये लिया गया, K2SO4 ये एक साल्ट है, साधारण नमक है, साधारण साल्ट है। Al2SO4 का होल थ्राइस, K2SO4 का मतलब पोटेशियम सल्फेट और Al2SO4 का होल थ्राइस का मतलब एल्यूमिनियम सल्फेट। जब दोनों को मिलाया गया और इसमें कितने पानी के साथ इसका जलीय विलयन बनाया गया, हाँ 24 रेशियो में, 24 रेशियो में पानी के साथ मिलाया गया। और जब बनाया गया तो क्या बना, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। ये पानी इन दोनों के अंदर समा गया। पहले अलग अलग था K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, लेकिन जब 24 रेशियो में पानी मिलाया गया तब दोनों क्या हुआ, मिलकर एक हो गया और वो बना आपका फिटकरी। जब दो चीजें मिलती हैं तब एक नई ताकत होती है, यहां भी नई ताकत बन गई। K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O फिटकरी, जिसको पोटास एलम भी कहते हैं, याद रखना फिटकरी का ही नाम है पोटास एलम। रासायनिक नाम क्या है, सो पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट इंटू 24 रेशियो में वाटर रहेगा। आगे इसी तरह देख सकते हैं आप, ये आई होप मोहर लवण है, क्यों भैया,
FeSO4 प्लस NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O, ये मोहर लवड़ का सूत्र है। जब मिला तब ये क्या बना, FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइस SO4 इंटू 6 रेशियो में H2O, ये है मोहर लवड़। जैसे फिटकरी है वैसे मोहर लवड़ पूछा जाता है डायरेक्ट। आगे आप बताइए, आपको 4 साल्ट क्लियर है ना। आगे देखते हैं अब मिश्रित लवड़। भाई नाम से क्लियर है, मिक्स्ड साल्ट्स वे साल्ट जिनमें एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन होते हैं। मतलब जनरली साल्ट में 2 तरह का होना चाहिए, या तो पॉजिटिव आयन या तो नेगेटिव आयन, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक से अधिक प्रकार के आयन हो जाएंगे। जैसे आप भले देख रहे थे NaHSO4, तो NaHSO4 को जब ब्रेक करेंगे ना तो Na+ और HSO4 का एक माइनस बाई कार्बोनेट बाई सल्फेट बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखो NaKSO4, भाई Na+K+ SO4 माइनस माइनस, ठीक है, क्लियर है, ये समझे। तो इसमें क्या है, एक से अधिक प्रकार के धनायन हैं कि नहीं। भाई धनायन 2 आ गया, Na+ और K+, तो ये क्या है, मिश्रित लवड़ है। ये कैसे मिश्रित हुआ होगा, जरा दिमाग लगाओ, किससे बना हुआ होगा, बताओ किससे बना हुआ है, बताता हूं। ये जो बना है आपका Na2SO4 और प्लस K2SO4 से बना है ना। ध्यान देना, इन दोनों को जब मिला दिया गया तो Na और K 2 आयन हो गया ना, तो ये मिश्रित। भाई 2 लवड़ मिले हैं कि नहीं आपस में, मिश्रित है, एक से अधिक प्रकार के धनायन बनेंगे, समझे, ये होगा आपका। इसके बाद आगे आप देख सकते हैं CaCl। अब ये आपका क्या है, गलत है। अब पूछो क्यों, क्योंकि CaCl नहीं होता है, बल्कि होता है क्या, CaCl2 होता है, CaCl2 होता है। कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र, कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो कैल्शियम क्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होगा, CaOCl2, क्लियर है। अब इसका जो सूत्र बनता है, ये आप सूत्र, ये कंफ्यूजन हो गया है। एक इसका ब्लीचिंग पाउडर का जो दूसरा सूत्र लिखने का तरीका होता है वो यहाँ पर लिखना चाहिए था, इन्होंने CaCl लिख दिया, ये गलत हो गया, क्लियर है। यहाँ पर होगा CaOCl, ये ब्रैकेट में फिर Cl, आप लोग देखे होंगे, है ना। मतलब CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, Ca ब्रैकेट में OCl और Cl, तो ये लिखना चाहिए था, और यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, क्लियर है। अब आगे चलते हैं बच्चा, आप यहाँ पर नेक्स्ट देख सकते हैं Na, एक काम करते हैं, इसको मिटा दिया जाए, ठीक है, 1 मिनट रुकिए बच्चा, चल इसको मैंने हटा दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट NaNH4HPO4, ये कॉस्मिक नहीं है, माइक्रोकॉस्मिक लवड़ है। अब ये मिश्रित लवड़ का एग्जाम्पल है, माइक्रोकॉस्मिक लवड़ यानी कि मिश्रित लवड़ का एग्जाम्पल है। बताइए ये समझ में आया, क्लियर हो पा रहा है सबको, या कथा सुन रहे हैं आप लोग, समझ में आ रही हैं सारी चीजें। एक बार भाई देखो, याद करने वाली चीजें तो आपको ही याद करना होगा, ठीक है। अब भाई 6 यानी कि 6 लवड़ की बात किया था, अब छठा जो है कॉम्प्लेक्स साल्ट्स यानी कि संकर लवड़, जो कई प्रकार के लवड़ के संयोग से बनते हैं, कई प्रकार के साल्ट को मिलाकर बनता है ना। एक साधारण आयन रहता है और दूसरा संकर आयन होता है, जैसे आप देख सकते हैं, देखिए K4 इन अ बिग ब्रैकेट FeCN होल 6 बिग ब्रैकेट क्लोज। इसको जब ब्रेक करेंगे तो 4K प्लस FeCN का होल 6, है ना। इसी तरह CuNH3 होल 4 इंटू SO4, ये क्यूप्रिक अमोनियम सल्फेट। अब भाई एक एक के बारे में आपको समझना है, क्लियर है। अच्छा चलिए, अब यहाँ पर सब लोग को मिलकर बताना है। जैसे ये साधारण नमक, इसका रासायनिक नाम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, सबको साथ में बोलना है। अणुसूत्र क्या होगा, अणुसूत्र होगा NaCl। अणुभार क्या होगा, 58.5। कैसे निकाला जाता है, तो अणुभार के लिए मैं एक बता दे रहा हूं, चूंकि यहां पर अणुभार के लिए जो भी तत्व रहे
जो भी तत्व रहे उनका लिख देना है परमाणु भार, यानी कि उसमें उपस्थित परमाणु के परमाणु भार का योग इज इक्वल टू अणु भार, मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर है? तो बताइए सोडियम का क्या होगा? 23 होगा। क्लोरीन का क्या होगा? 17.5 होगा। क्लियर है? अब जब दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ 0.0 मान लो और 0.5 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। दशमलव के नीचे हो गया दशमलव, और यहाँ ये छोटा दिख रहा है क्या? रुको थोड़ा सा, 1 मिनट बच्चा, पेन में थोड़ी सी मोटी ले रहा। ओके बच्चा, ठीक है। अब यहाँ 7 3 10 के हो गया 0, और 2 1 3 और 1 4, तो क्या आया? 40.5। तो बताइए सोडियम क्लोराइड का अणुभार क्या आया? ये गलत है ना, इसको गलत काटो, और यहाँ पर क्या होगा? 40.5। आपको ये चीज़ ध्यान देना, इसीलिए कहता हूँ आप लोग रटो मत, जो समझने वाली चीज़ें उसको तो मत रटो। जैसे आपने अणुभार समझ लिया, अब आपको रटना नहीं, परमाणु भार पता है, आप निकाल सकते हैं। क्लियर है बच्चा? आगे चले। अरे बच्चा ये तो पाप हुए यार, मैंने पाप कर दिया। अच्छा क्लोरीन परमाणु भार लिखना है। ओके, क्लोरीन का क्या होगा? चलिए बच्चा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा भाई गलत हो गई, ये सही है यार, ये तो पाप हो गया, हो जाता अभी, लेकिन बच गया पाप होने से। देखिए जो सोडियम का होता है ना, सोडियम का होता है 23 परमाणु भार, लेकिन क्लोरीन का जो होता है 35.5 होता है बच्चा। यहाँ दशमलव लगा दो, यहाँ पर 0 लगा दो, और यहाँ पर यार देखो मुझसे गलती हो गई, इसलिए आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, 0.5 हो जाएगा 5, दशमलव के नीचे दशमलव करोगे, 5 3 हो जाएगा 8, और 3 2 5, तो मतलब 58.5 ही आया। मतलब ये आपका बिल्कुल सही है। चलो कोई बात नहीं, गलतियों से इंसान सीखता है, मैंने भी सीख लिया, अब दोबारा गलती नहीं करूँगा ऐसे। क्लियर है ना? हाँ ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये लीजिए, और ये बिल्कुल सही है आपका। अब इसके बाद आगे देखते हैं। चलिए आगे आप लोग बताइएगा, 3 पॉइंट क्लियर है? बताइए NaCl का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, अणुसूत्र NaCl, अणुभार 58.5। कैसे निकला? समझ में आ गई? ये तो भूलोगे नहीं कैसे निकला, क्योंकि गुरु जी से पाप भवा है ना। चलिए आगे देखो, प्राप्ति स्थान क्या होगा? प्रकृति में पाया जाता है, चट्टानों में। प्रकृति में कहाँ कहाँ? चट्टानों में, झीलों व समुद्रों के पानी में। क्लियर है? चट्टानों से जो नमक प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? सेंधा नमक कहते हैं, जो संधात है ना। बनाने की विधि क्या है? सेंधा नमक कैसे बनाया जाता है? तो समुद्री पानी या झीलों के पानी से, खासकर क्योंकि समुद्री पानी या झीलों का पानी क्या होता है? खारा होता है। लेकिन सारे झील का पानी खारा नहीं होता है, नहीं तुम अपने झील में नमक बनाने लगो। क्लियर है? ऐसे झील का पानी है ना, उसी झील के पानी और उसी समुद्र के पानी से बनाया जा सकता है नमक, वो भी जल को वाष्पीकृत करके सूर्य के प्रकाश के द्वारा। जिसका पानी खारा होगा नहीं तो सब पानी से, हाँ बिस्लरी के पानी से नमक बना रहे हो, हल्का नमकीन होता है ना, बन जाएगा, थोड़ा बहुत बनेगा, क्योंकि नमकीन होता है ना बिस्लरी का पानी। ठीक है, आगे सांभर झील, भैया देख लो, सांभर झील जो एक खारे पानी की झील है, ये प्रसिद्ध है। अगर पूछ लिया जाए खारे पानी की झील के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है, तो वो है सांभर झील है। क्लियर? अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, और आप नेक्स्ट देख सकते हैं बच्चा, आजा भाई। देखिए भौतिक गुण बताइए, NaCl क्या होता है? पहला पॉइंट रंगहीन, दूसरा क्रिस्टलीय रूप में, स्वाद में नमकीन, गलनांक क्या होता है? 800 डिग्री सेल्सियस, घनत्व क्या होता है? 2.17। जल में क्या होता है? अत्यधिक विलेय होता है, जल में सबसे ज्यादा घुलनशील होता है। खुला छोड़ने पर नमी सोख कर पसीज जाता है। अब समझ में आया नमक और काहे पसीज जाता है? क्योंकि जैसे खुला छोड़ोगे तो खुली वायु में H2O
उपस्थित है, और H2O नमक दोनों जने मिल के पसीज जाते हैं एकदम से। क्लियर है ना? आगे देखिए, MgCl2 की अशुद्धि के कारण ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नमक में MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड भी मिला दिया जाता है, अगर ना मिलाया जाए तो नहीं पसीजेगा। क्लियर समझे? अब सस्ते वाले नमक में कुछ ज़्यादा अशुद्धि मिली रहती है, टाटा नमक में कम मिली रहती है, इसलिए वो कम पसीजता है, और जो 5 रुपए में 1 किलो मिल जाता है वो देखो, है ना, एकदम खराब जाता है बहुत जल्दी। देखे होगे आप लोग। अच्छा, इसका जलीय विलयन क्या होता है? उदासीन होता है। उदासीन का मतलब जलीय विलयन ना तो अम्लीय है ना ही क्षारीय है, बल्कि क्या है? कौनो स्वादे ना है ना, नमकीन है, तो वो क्या है? साल्ट है। तो स्वाद में ये जलीय विलयन क्या होगा? उदासीन होगा। क्लियर है? अब रासायनिक गुण की बात करते हैं। अम्लों से क्रिया, तो जब अम्लों से क्रिया होती है, यानी कि NaCl नमक जब अम्ल से क्रिया करता है, तब ये क्या बनाता है? अम्लीय लवण बना देता है। अब समझ में आया अम्लीय लवण कैसे बनता है? देखो, सारा घुमा फिराकर सब ऐसे हैं। तो NaCl H2SO4 जब क्रिया कराया जाएगा तब बनेगा NaHSO4 प्लस HCl। मैंने इसी का एग्जाम्पल भी दिया था। ओके, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं NaHSO4 को NaCl से मिलाएंगे। अगर फिर से ये जो अम्लीय लवण है इसको फिर से हम किससे क्रिया करा देंगे? NaCl से करा देंगे, तब भैया क्या हो जाएगा? ये शुद्ध साधारण नमक बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। देखिए, अरे सॉरी, साधारण नमक NaCl नहीं बल्कि NaSO4 बन जाएगा और प्लस HCl। समझ में आया? आगे देखते हैं। यहाँ पर अमोनिया से क्रिया करता है, यानी कि NaCl और किससे क्रिया करता है? अमोनिया से। अमोनिया से क्रिया करके, अब अमोनिया से क्रिया, ये देखो, अमोनिया गैस का सूत्र होता है NH3, याद रहेगा ना? अमोनिया गैस का सूत्र क्या होता है? NH3 होता है। ध्यान दीजिएगा, अमोनिया गैस का जो सूत्र होता है वो NH3। तो जब NaCl NH3 से क्रिया करता है, लेकिन इस दौरान ये वायुमंडल से CO2 को लेता है, और जलीय विलयन में जब ओवरऑल इन सब से क्रिया करता है तब ये क्या बनाता है? तो आप देख सकते हैं ये आपका बनाता है NaHCO3, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट, और NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड, ये बनाता है आपका। तो आपको ये पता रहना चाहिए, जब NaCl अमोनिया से क्रिया करता है तो किस प्रकार CO2 H2O के साथ मिलकर क्रिया करता है, बनाता क्या? अमोनियम क्लोराइड यानी कि नौसादर। अमोनियम क्लोराइड का मतलब नौसादर, और NaHCO3 का मतलब होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। बोलो, क्लियर है? अगर अब बात करें साधारण नमक का उपयोग क्या है बताइए? भोजन बनाने में, मिट्टी के बर्तनों पर पालिश चढ़ाने में, साबुन के निर्माण में, और कहाँ होगा? कास्टिक सोडा, धावन सोडा, Cl यानी कि क्लोरीन, यहाँ Cl नहीं रहेगा, Cl2 रहेगा, क्लोरीन आदि बनाने में, मांस, मछली, मक्खन आदि को सुरक्षित रखने के लिए भी NaCl मिलाया जाता है। नमक का हल्का वो करके, कुछ समझ गए कैसे क्या होता है? अब यहाँ पर देखिए, विरंजक चूर्ण जिसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, और यहाँ पर बच्चा स्पेलिंग गलत लिखा है, यहाँ पर होगा BLEACHING, ब्लीचिंग पाउडर। अब देखिए, ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, विरंजक चूर्ण है, बताइए इसका रासायनिक नाम क्या है? 1 मिनट बच्चा, आप लोग बताएंगे इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या इसको बोलेंगे कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। क्लियर है? अब यहाँ पर अणुसूत्र क्या है? CaOCl2। या एक चीज मैंने और बताया था, अणुसूत्र को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, CaOCl एक ब्रैकेट में और Cl, अणुसूत्र को आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है ना? अब आगे चलते हैं, और नेक्स्ट है इसका बनाने की विधि क्या है? तो इसे शुष्क चूने पर क्या करते हैं? शुष्क चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराकर बनाते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये शुष्क चूना है। काहे का शुष्क चूना? ये तो बुझा हुआ चूना है भैया,
नहीं नहीं, ये बुझे हुए चूने पर। अरे भैया एक ही चीज़ लिखो, काहे शुष्क लिख रहे हो? शुष्क नहीं रहेगा, क्लियर है ना? ये नहीं रहेगा आपका, यहाँ बुझा हुआ चूना रहेगा। ओके बच्चे, तो बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना का मतलब जिसमें पानी मिला हो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कराते हैं, है ना, तो बताइए Ca के साथ कौन आएगा? Cl आएगा, और Ca के साथ Cl आया। और एक चीज और समझो ध्यान से, यहाँ H2 के साथ O आ गया, यानी कि ये तो जल बना लिया, एक O बचा है, इसलिए CaCl2 के बीच में बैठा दिया गया, किनको? O को बैठा दिया गया, और इससे एक नया बन गया। और वो क्या है बच्चा? क्या है? किसका सूत्र है? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। बताइए समझ में आया? क्लियर हो रहा है ना? आगे चलें, अब बताएं ब्लीचिंग पाउडर के भौतिक गुण क्या है? बताइए, ये किस रंग का होता है? हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है, क्लोरीन की तीक्ष्ण गंध होती है, और जलीय विलयन इसका कैसा होता है? दूधिया होता है। जलीय विलयन कैसा होता है? दूधिया होता है। रासायनिक गुण क्या है बताइए? रासायनिक गुण की बात करें तो भैया देखिए, पहला तो उष्मा का प्रभाव इस पर होता है। ये कोबाल्ट क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने पर ये अपघटित हो जाता है और ऑक्सीजन गैस देता है। अच्छा, ऐसा बात है, दिखाते हैं कैसा। ऐसा देखो, ठीक है, ये देखिए कोबाल्ट क्लोराइड, है ना? नहीं बच्चा, यहां पर होगा कैल्शियम क्लोराइड, कोबाल्ट क्लोराइड नहीं। यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा बच्चा कैल्शियम क्लोराइड होगा। क्लियर है? तो ये कैल्शियम क्लोराइड यानी कि कोबाल्ट क्लो, एक मिनट बच्चा, कुछ पंगा हो रहा है। अच्छा, कौन किसका रासायनिक गुण बता रहे हैं? ब्लीचिंग पाउडर का, सही तो है। तो ये देखिए ब्लीचिंग पाउडर यानी कि CaCl2, है ना, CaCl2 को जब गर्म किया जाता है, और वो भी, अरे भैया ये तो सही था, और वो भी कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में, हम उल्टा समझ लिए, है ना, कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में, तब इसमें से क्या होता है? ये ऑक्सीजन गैस फुर मतलब निकल जाता है, और बचता क्या है? कैल्शियम क्लोराइड बचता है। क्लियर है? अभी समझ में आया? तो पहला उष्मा का प्रभाव कैसे होता है ब्लीचिंग पाउडर पर? तो ब्लीचिंग पाउडर को कोबाल्ट क्लोराइड उत्प्रेरक, उत्प्रेरक मतलब घी, जैसे आग में घी डाल दो तो आग, है ना, एकदम गुस्सा हो जाती है, दहकने लगती है। वैसे जब ये CaOCl2 को गर्म करेंगे और उसमें कोबाल्ट क्लोराइड मिला देंगे, तब ये भी भैया उत्प्रेरक है, अभिक्रिया को तेज कर देगा और इसमें से ऑक्सीजन गैस को भगा देगा, और बचेगा क्या? CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड बचेगा। बताइए समझ में आया? अगला आप देखिए, अगला क्या है? जल के साथ गर्म करने पर यह क्लोरीन गैस बनाता है। जल के साथ गर्म करने पर यह क्या बनाता है? क्लोरीन गैस। आप देख सकते हैं, मैं दिखा सकता हूं, देखिए ये क्या है आपका, बताइए। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अरे मारो गोली, ये ब्लीचिंग पाउडर है कि नहीं? ये ब्लीचिंग पाउडर को जब जल की उपस्थिति में गर्म किया जाएगा, तब क्या हुआ? क्या हुआ, है ना? यहां पर प्लस कौन है? Ca, यहां पर माइनस कौन है? OH माइनस। क्लियर है? OH माइनस, तो भैया प्लस के साथ माइनस मिल गया, और ये बना लिया CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बेचारा क्लोरीन गैस निकल गया। तो क्लोरीन गैस देता है, ये एकदम हमेशा के लिए निकल जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? तो जल के साथ क्रिया करने पर ये क्या बना? ये सारी चीज़ें समझ में आ रही ना? नहीं समझ में आएगा तो आप भैया बता सकते हैं, और आप लोग तो भैया सीधा सामने पढ़ रहे हैं, तो आप लोग तो कमेंट सीधा पूछ सकते हैं, बाकी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जो मन करे वो कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्लियर है? अब यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं, इसके आगे हम लोग आते हैं। देखिए अम्लों से भी अभिक्रिया, देखो सबसे कठिन अगर होगा तो रासायनिक अभिक्रिया, और मैं बार बार कह रहा हूं रासायनिक अभिक्रिया को आप रट नहीं सकते, बाकी आप रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, उसका भौतिक गुण क्या होगा, प्राप्ति स्थान क्या, सब याद कर सकते हैं। क्या रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक गुण आप कर सकते हैं? इसके पीछे मेहनत तो वही
हाल यहाँ भी है, रासायनिक अपक्रिया में ही समय लग जाता है ना। मैं समय खाता नहीं हूँ, समय लग जाता है, ठीक है। अच्छा यहाँ देखिए, अम्लों से अपक्रिया, जब ये, एक मिनट बच्चा, हम हाईलाइट कहाँ कर रहे हैं, अबे हटो तुम, ये भाग गया, एक मिनट बच्चा। हाँ ये देखिए, जब अम्लों से अपक्रिया, तो CaCl2 CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर H2SO4 से क्रिया करता है, तब ये क्या, Ca के साथ कौन आएगा, SO4 आएगा ना, तो ये क्या बना, CaSO4 यानी कि कैल्शियम सल्फेट, और यहां पर बनता है जो CaCl2, ये क्लोराइड, CaCl2 बनता है, क्या बनता है बच्चा, CaCl2 बनता है, और इसके साथ में यहां पर कुछ और बचा है, और ये क्या है, हाँ यहाँ पर, सॉरी भैया, यहाँ पर रहेगा 2HOCl, ये तुम्हारा बच जाता है, यहाँ पर किनारे से कट गए, किनारे से वो निकल गया है, क्लियर है, अभी समझ में आया ना। अब यहाँ पर ये देखिए HOCl, ये फिर भाग कर आ गया, HOCl को जब पानी में मिलाया जाता है तब ये बन जाता है HCl, और ये हो जाता है नवजात ऑक्सीजन, क्लियर है। अब अगला देखिए, और हाँ HOCl को बोलते हैं हाइपोक्लोरस अम्ल, क्या बोलते हैं, हाइपोक्लोरस अम्ल बोलते हैं। तो अगर आप इसको किताब में देखेंगे तो किताब में लिखा है, जब ब्लीचिंग पाउडर अम्ल से क्रिया करता है और अम्ल में H2SO4 से क्रिया करने के पश्चात हाइपोक्लोरस अम्ल देता है, लेकिन इसके साथ में 2 साल्ट, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड भी बनाता है, क्लियर है। अब यहाँ पर ये अगली अपक्रिया किससे किससे, सबके साथ भैया अपक्रिया करता है ना। और किससे अपक्रिया करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से, जिसका सूत्र होता है, क्या होता है, CO2 होता है। जब CO2 को क्रिया कराएंगे किससे, CaOCl2 से क्रिया कराएंगे, तब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, ये क्लोरीन गैस निकलती है, क्या निकलती है, क्लोरीन गैस। तो सबसे पहले निकाल देते हैं क्लोरीन गैस को, चल भैया निकल, क्लोरीन गैस निकलती है। अब बचती क्या है, Ca, यहाँ बचा O और यहाँ CO3, ये दोनों मिलकर बन जाएगा CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। समझ में आया अपक्रिया कैसे क्या हुआ, जब कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिया, तो यहाँ देखिए CaOCl2, ये था CaOCl2, कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिया किया, अब आगे पीछे कर सकते हैं ना, समझ जाओगे ना। तो ये क्या बना, क्लोरीन गैस निकल गई है ना, और यहाँ क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट बना, क्लियर है बच्चा। अब इसके बाद इसको भाई मैं मिटा देता हूं, ये आपका हो गया गायब, ठीक है। और अब यहां पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट, इसका यूज क्या, उपयोग क्या है। तो अब उपयोग, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग क्या है, कपड़े, पेपर, लकड़ी के मज्जा आदि के विरंजन में होता है, क्लियर है। और जीवाणु नाशक के रूप में यहाँ जल को पीने योग्य बनाए जाने में इसका यूज किया जाता है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर वगैरह का यूज किया जाता है, ठीक है, समझे। और पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा भी इस यूज में आता है। अब यहाँ पर देखिए बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, यहाँ पर देखिए बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, तो बताइए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, खाने का सोडा नहीं, बल्कि सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, क्लियर है। यानी कि बेकिंग सोडा ये खुद साधारण नाम है, और इसका रासायनिक नाम क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, क्लियर है बच्चा। आगे बताइए, इसका अणुसूत्र क्या होगा सोडियम बाइकार्बोनेट का, NaHCO3 होगा। बनाने की विधि क्या है, कैसे बनाया जाएगा, तो सोडियम कार्बोनेट है ना, ये हो गया, अरे कहाँ भाग गया, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, मतलब जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके तीनों को मिला दिया गया और समाहित कर दिया गया, क्लियर। और क्या बन गया, NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया। बनाने की विधि समझ में आया। और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है श्वेत रंग का क्रिस्टलीय ठोस रूप में प्राप्त होता है,
सफेद रंग का क्रिस्टल फॉर्म में प्राप्त रहता है या रहता है। आगे देख सकते हैं आप नेक्स्ट, और यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए बताइए बेकिंग सोडा का गुण क्या है, भौतिक गुण क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट किस रूप में होता है? श्वेत क्रिस्टलीय ठोस रूप में होता है। जल में क्या है? अल्प विलयन है। जलीय विलयन क्या होता है? क्षारकीय होता है। रासायनिक गुण की बात करते हैं तो उष्मा का प्रभाव, क्लियर। तो गर्म करने पर इसको गर्म करने पर सोडियम बाई नहीं बल्कि सोडियम कार्बोनेट, क्लियर है, सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, क्लियर। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, क्लियर, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, इसके साथ में जल जो है निकलता है, क्लियर है, समझ में आया? ये हो गया आपका। अब दूसरा आप देख सकते हैं अम्लों से क्रिया, यानी कि अम्लों से क्रिया करके कौन क्रिया कर रहा है? NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट अम्लों से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? क्या बनाता है बच्चा बताओ? यहाँ कह रहे हैं लवण यानी कि साल्ट, और जल बनाता है। बढ़िया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है, गजब का है। तो ठीक है, एक मिनट बच्चा, ये क्या हो गया? यहाँ पर देखिए ये क्या है आपका? अरे कहाँ भाग जाता है? NaHCO3 यानी कि हो गया बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा HCl यानी कि अम्ल, हम कोई भी अम्ल ले ले, जब क्रिया करता है तब Na प्लस है, प्लस के साथ मिल गया -Cl, और दोनों जने मिल गए तो बन गया क्या? NaCl, है ना। यहाँ पर HCO3 है तो H, ये वाला H और ये वाला H, ये दोनों मिल के ये क्या बन गया? H2, और यहाँ का CO3 में से CO2 गैस निकल गया तो एक O बचा, एक O को यहाँ इनके साथ लगा दिए, बन गए ये H2O। समझ में आया कैसे आया? नहीं समझ में आएगा तब भी बताना। आगे देखिए अब क्या होता है, क्लियर है? इसके बाद क्या होता है बच्चा? देखिए यहाँ NaHCO3 को अब हम दूसरे अम्ल से क्रिया करा रहे हैं, और वो भी किससे? H2SO4 से। तो Na के साथ कौन आएगा बताइए? Na के साथ SO4 आएगा ना। जब NaSO4 मिलेगा क्या बनेगा? Na2SO4 बनेगा, है ना, प्लस, और यहाँ CO3 HCO3 में से हम CO2 गैस को निकाल दिए। जब CO2 गैस निकल गया तो यहाँ एक O बचा है ना, यहाँ पर क्या बचा? एक O बचा है, और यहाँ पर एक H इसमें, अच्छा चूंकि यहाँ 2 लिया गया Na2 बैलेंस करने के चक्कर में, यहाँ H 2 बार बचा है तो यहाँ H2O ये जल बन गया। अगर मान लो आपको नहीं, आप खुद कॉपी कलम लेकर बैठिए, है ना, इसको करना। अगर नहीं समझ में आता है तब मैं एक एक पूरा लिख कर बताऊंगा बच्चा। अब इस पर क्लियर, मैं ये मानकर चल रहा हूँ रिवीजन क्लास है ये, है ना, ये मानकर चल रहा हूँ आप लोग को आता है, आप रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन आप लोग ऐसे बैठे हैं जैसे पहली बार पढ़ा है। पहली बार रिवीजन में अंतर रहता है ना, तो थोड़ा सा आपको भी मेहनत करना है। चलिए आगे देखते हैं बच्चा इसमें, और आप देख सकते हैं हाँ इसका उपयोग कहाँ है? बेकिंग पाउडर बनाने में, अग्निशामक यंत्रों में, और प्रतिरोधी, हाँ ठीक है, यहाँ प्रतिरोधी, अरे बच्चा यहाँ प्रतिरोधी के रूप में इसका यूज कहाँ किया जाता है? या प्रतिरोधक के रूप में आप बोल, क्लियर है ना, प्रतिरोधक रूप में। ओके बच्चा, ये होगा इसका। चलिए और कहाँ? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। अब ये सबके साथ लिखा जा सकता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। चलिए बच्चा अभी क्लियर है ना यहाँ तक? अब यहाँ पर देखिए धावन सोडा। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन डेका हाइड्रेट, यानी कि गजब का गलत भी बता रहा हूँ कॉन्फिडेंस के साथ, देख रहे हो, सॉरी बच्चा। सोडियम धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ये होगा, याद रहेगा ना, क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, Na2CO3 ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, और डेका मतलब 10, तो डेका और हाइड्रेट मतलब H2O। तो बस इसका अण सूत्र क्या हो गया? Na2CO3 इंटू 10H2O। चलिए अब देखते हैं बच्चा बनाने की विधि क्या है। तो धावन सोडा का उत्पादन सालुए प्रक्रम के द्वारा, कौन प्रक्रम के द्वारा? ऐसा लग रहा है जैसे ठंडी में साल के द्वारा बनाया जाता हो ना। चलो सालुए प्रक्रम के द्वारा बनाया जाता है, और ये क्रिया कई पदों में पूरी होती है, कई स्टेप में पूरी होती है। सोडियम क्लोराइड, अमोनिया तथा
लाइम स्टोन, यहाँ पर रहेगा बच्चा लाइन नहीं, लाइम स्टोन, लाइम चूना पत्थर, लाइम स्टोन को कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले ये होता है, देखिए यहाँ NH3 यानी कि अमोनिया को जल के साथ CO2 में लिया गया, तो सबसे पहले बना अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि अमोनियम बाइकार्बोनेट। फिर दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड को है ना NH4 HCO3 यानी कि अमोनियम बाइकार्बोनेट से क्रिया कराया गया, तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना और NH4Cl नौसदर निकला। फिर तीसरे स्टेप में क्या हुआ आप देख सकते हैं, फिर NaHCO3 को लिया गया और इसको क्रिया कराया गया Na2CO3 और जल और CO2 से। अरे नहीं बच्चा, कुछ भी कर दिए, उल्टा कर दिए तो, है ना, देख ही नहीं रहे हैं, दिमाग कहाँ है मेरा, दिमाग यहीं पर है लेकिन कहीं भटक गया। चलिए देखिए, ये केवल इसको लिया गया NaHCO3 को और इसको गर्म करके बनाया गया Na2CO3, और जब ऐसा हुआ तो वहाँ पर H2O निकला और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गया। क्लियर है ना, इस तरह से इसको बनाया जाता है। अगर नहीं समझ में आएगा तो कुछ चीज़ों के लिए आपको तो भाई अलग से पूछना ही होगा, सारी चीज़ें रिवीजन क्लास में नहीं क्लियर हो सकती हैं। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है हम लोग का, बताइए इसका गुणधर्म, भौतिक गुण क्या है, बताइए भौतिक गुण क्या है इसका। अरे यार तुम लोग देख कर नहीं बोल पा रहे, नकल के लिए अकल ही नहीं क्या, अच्छा अकल है तो लगाओ फिर दिमाग। गुणधर्म क्या है, सफेद रंग का गंधहीन पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस होता है जिसके एक अणु में 10 अणु क्रिस्टलीय जल होता है, यही लिए नाम, इसका असली नाम बना सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, क्योंकि 10 रेशियो में वाटर होता है। इसकी जो प्रवृत्ति होती है वो क्षारीय होती है। रासायनिक गुण, उष्मा का प्रभाव, तो गर्म करने पर ये निर्जल श्वेत चूर्ण मतलब सोडा ऐश में परिवर्तित हो जाता है ना। जैसे यहाँ पर गर्म किया गया Na2CO3 10 रेशियो में H2O को जब गर्म किया गया तब ये 9 रेशियो में पानी निकल गया, बना क्या, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। फिर निर्मित मोनोहाइड्रेट को अधिक गर्म करने पर ये निर्जल सोडियम हाइड्रेट जो 1 रेशियो में पानी रहा वो बेचारा निकल गया। और यहाँ देखिए Na2CO3 इंटू H2O से ये क्या बन गया, गर्म करने पर Na2CO3 प्लस H2O जल निकल गया, अब ये बन गया निर्जल सोडियम कार्बोनेट बन गया, है ना। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड से भी अब क्रिया करता है, इसके जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं कैसे प्राप्त होता है, यहाँ पर ये सब प्राप्त हुआ है। देखिए Na2CO3 को Na2CO3 का जलीय विलयन H2O लिया गया, CO2 प्रवाहित किया गया, तो ये क्या बना, NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट हुआ। जल से अब क्रिया करता है तो जल अपघटित होकर क्षारीय विलयन देता है, जैसे Na2CO3 प्लस H2O जब अब क्रिया करा तब ये बना NaOH यानी कि कास्टिक सोडा और H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। ये उल्टा लिख दिया गया भैया, ये तो इसका रहना ही नहीं चाहिए भाई। जल से अब क्रिया करके, है ना, तो जल से अब क्रिया करके क्या बनाता है, H2CO3 बनाता है और सोडियम मतलब हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा बनाता है। क्लियर, आप ये लिख सकते हैं लेकिन ये मेन इसका जो है आंसर नहीं है, इसलिए मैंने क्रॉस किया। ओके, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। आप देख सकते हैं, अरे भाई तो आपका ये कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोग को समझ, कब कंप्लीट हो गया मुझे तो पता ही नहीं चला, कुछ छोड़ तो नहीं गए, नहीं सारा कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से ये चैप्टर सेकंड यानी कि एसिड बेस साल्ट का मैंने पूरा रिवीजन करवा दिया। जैसा भी होगा आप लोग को बताना है और एक बार इस वीडियोज को देख लेना, पूरी चीज़ें याद हो जाएगा। क्योंकि ऐसे समझिए मैं बैठा, जैसे आप लोग को बैठा कर खुद बैठकर तहिया कर एक पॉइंट को समझाया हूँ। हाँ, 2-4 समीकरण नहीं समझ में आएगा तब तुम मेरे पास आएगा, समझ में आएगा तब कहाँ आएगा। अच्छा चलो ठीक है, अच्छी बात है। समझ में नहीं आएगा तब आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैं दे रहा हूँ बच्चा, और आप इस पर जो है एकदम मतलब देखिए मैं लिखता हूँ, अरे भाई कहाँ गया, 81 12 71 और 75
75 और 80, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। 10 अंक का जादुई नंबर है, आप मैसेज करेंगे तो बहुत कुछ होगा, है ना, आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।